सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। कैसे हैं बच्चों आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। बच्चों चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा अध्याय नंबर 8, गुलबर्ग की खिड़की से एक रात। इसके राइटर हैं मोहन राकेश। मोहन राकेश का जन्म जालंधर के पंजाब में हुआ था। इनके पिता व्यवसाय से वकील थे, परंतु इनकी साहित्य में बहुत अधिक रुचि थी। अतः राकेश को बचपन से ही घर में पर्याप्त साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। इन्होंने हिंदी तथा संस्कृत में एमए तक शिक्षा प्राप्त की और तत्पश्चात डीएवी कॉलेज जालंधर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। कुछ समय तक इन्होंने सारिका कहानी पत्रिका का सफल संपादन किया और बाद में स्वतंत्र लेखन करते रहे। कहानी लेखन के साथ साथ इन्होंने उपन्यास और नाटक भी लिखे थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में इंसान के खंडहर, नए बादल, एक और आदमी आदि कहानी संग्रह तथा अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल प्रसिद्ध उपन्यास हैं। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे तथा लहरों के राजहंस इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। मोहन राकेश मूलतः एक सफल कहानीकार तथा नाटककार हैं। गुलमर्ग की खिड़की से एक रात परिवेश से लिया गया है। इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने गुलमर्ग के प्राकृतिक सौंदर्य का स्वानुभूति विवरण प्रस्तुत किया है। गुलमर्ग का सादा वातावरण इनको अपने में समाया सा लगता है। गुलमर्ग की एक रात का अकल्पनीय दृश्य इनसे लुभाया ही नहीं जाता। तो बच्चों इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं कश्मीर का एक पार्ट गुलमर्ग, उसकी जो अपनी सुंदरता और प्राकृतिक दृश्यों के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। तो मोहन राकेश भी एक बार कहाँ गए थे? अपने यात्रा करते करते वह भी गुलमर्ग गए थे और वहाँ पर गुलमर्ग की वह रात जो उन्होंने वहाँ पर बिताई, उसी की सुंदरता का, उसी के प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन उन्होंने अपने इस अध्याय के अंदर किया है। तो अध्याय का नाम है गुलमर्ग की खिड़की से एक रात। कुछ जगह होती हैं जिन्हें आंख एक बार देखती है तो चौंक उठती है। बच्चों जब हम कई बार किसी बहुत अधिक सुंदर चीज को देखते हैं तो यकायक हमारी आंखें बंद होने का नाम नहीं लेती। ऐसा लगता है कि एक टक नजर गड़ाकर उसी चीज को हम देखते रहें और धीरे धीरे परिचित होकर उदासीन हो जाती है। उदासीन हो जाना मतलब अभ्यस्त हो जाती है। जब वो उसको एक टक देखती रहती है तो आंखें भी हमारी अभ्यस्त हो जाती हैं। और गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है, मतलब एक आकर्षण है उसमें, लेकिन ना समाप्त होने वाला आकर्षण हम उसको कह सकते हैं। कई बार क्या होता है, जब हम किसी आकर्षक वस्तु को देखते हैं तो एकदम देखते ही हमारा मन करता है कि लगातार हम उसको ही देखते रहें, लेकिन थोड़ी देर के बाद हमारी आंखें उस चीज को देखते देखते इतनी अभ्यस्त हो जाती है कि फिर उसके प्रति हमारा आकर्षण अपने आप ही समाप्त हो जाता है। लेकिन लेखक के अनुसार गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है। उसका जो आकर्षण है वह आकर्षण हमेशा के लिए बरकरार रहता है। मैं जब पहली बार गुलमर्ग गया तो मुझे वहां कुछ भी असाधारण नहीं लगा। एक खुला सपाट मैदान, देवदारों के घने झुरमुट और बस। तब मैं घंटे भर में सारा गुलमर्ग देख आया था। जब मैं पहली बार गुलमर्ग देखने के लिए गया तो मुझको वहां पर कुछ भी असाधारण नहीं लगा। ऐसा लगा साधारण जगह है, सपाट, हरियाली से भरी हुई सारी मैदान है, बड़े बड़े देवदार के वृक्ष हैं और घने घने झुरमुट हैं। इसके अलावा मुझे वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया, या ये कहिए कि कुछ भी मुझे आकर्षक नहीं लगा। मगर बाद में महीनों वहां रहने पर एहसास हुआ कि पहली बार तो क्या, बाद में भी कभी उस स्थान को पूरा नहीं देख पाया। जब मैंने उसको पहली बार देखा तो क्या किया, सरसरी नजर दौड़ाकर मैंने सिर्फ उसका एक हिस्सा ही देखा। लेकिन मैं वहां पर कुछ महीनों रुका और महीनों तक देखने के बाद भी मुझे एहसास हुआ कि मैं तो पूरा गुलमर्ग देख ही नहीं पाया। शायद यही कारण है कि गुलमर्ग में रहकर वहां के साथ व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि वह अपने को भी उस सपाट मैदान के हिस्से के रूप में ही देखने लगता है। कांपती तितलियों, उठते बादलों और बर्फ से चमकती पहाड़ियों की तरह ये उसके प्राकृतिक सुंदरता के दृश्य हैं। क्या है? उठती हुई तितलियां, उड़ते हुए बादल और बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां। दूसरी ओर वह पूरा विस्तार जिसमें वह स्वयं भी रहता है, उसे अपने में समाया सा लगता है। सूर्योदय और सूर्यास्त। बेटा पहाड़ी इलाकों का सूर्योदय और सूर्यास्त देखने लायक होता है। क्यों देखने लायक होता है? क्योंकि जब सूर्य सुबह उदय होता है और उसकी किरणें उस बर्फ की पहाड़ियों पर पड़ती है तो वह दृश्य देखने लायक होता है।
अस्मरणीय होता है, उसका हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो यही कहा है लेखक ने कि वहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों ही अपने में समाये हुए लगते हैं। दोनों संध्याएं, घना कोहरा, पीली धूप और सब कुछ। इसीलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है तो एहसास होता है अपने से ही बिछुड़ने का, अपने उस रूप से जो कि इतना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बना रह जाता है। जैसे जैसे हम गुलमर्ग को छोड़ने लगते हैं, गुलमर्ग पीछे रह जाता है, तो हमें एहसास होता है कि हमारे अपने ही व्यक्तित्व का एक हिस्सा हमने गुलमर्ग में ही छोड़ दिया। गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं, हरियाली के आर पार, लाल लाल छतों के ऊपर, आकाश में। आंखें मुग्ध होकर देखती रहती हैं और फूलों में नए नए रंग भर जाते हैं। वातावरण में नई नई पोंपलें फूट जाती हैं। हर क्षण एक नए अनुभव, नए रोमांच की सृष्टि होती है। वहाँ का प्राकृतिक दृश्य इतना सुंदर होता है कि घड़ी घड़ी मतलब हर पल जो रंग बिरंगे फूल हैं उनका अपना रंग, उनका अपना आकर्षण धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी देर के बाद बदलता रहता है। और हमें क्या लगता है कि अभी तो दूसरा कलर था, अभी दूसरा रंग इसमें दिखाई देने लगा है। इतनी सुंदरता वहाँ की प्राकृतिक दृश्य उनके होते हैं। हर क्षण नए अनुभव, नए रोमांच की सृष्टि होती है। हर पल जैसे ही हम उसको देखते हैं तो हमको एक नया रंग, प्रकृति का एक नया नजारा हमको देखने को मिलता है। बादलों के पोर्टिको के नीचे लोग बाहें फैलाए घास पर बैठे हैं। बादल कितने हैं, बादल बिल्कुल ऐसा लगता है कि अगर हमने हाथ बढ़ाया तो बादल हमारे हाथ में आ जाएंगे। और उसके नीचे लोग बैठे रहते हैं घास पर अपनी बाहें फैलाए हुए कि न जाने कब बादल आ जाए और हम उसको अपने बाहों में भर लेंगे। दूर दूर तक सैलानियों की पंक्ति घोड़े दौड़ाती नजर आती है। गुलमर्ग में एक मुख्य जो वहाँ का भाग है वह है घोड़ों की सवारी, क्योंकि पहाड़ियाँ इतनी ऊंची ऊंची होती हैं कि पैदल सामान्य रूप से चढ़ पाना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। इसीलिए वहाँ पर क्या है, घुड़सवारी का इंतजाम किया जाता है। तो सैलानी मतलब पर्यटक, घूमने वाले, जब घूमने वाले आते हैं तो वह उन घोड़ों की सवारी करते हैं और घोड़ों की सहायता से ही वह पहाड़ियों के ऊपर चढ़ते हैं। तो उनकी रंग बिरंगे पोशाक पहने हुए घोड़ों पर चढ़ते हुए उनके सैलानियों की पंक्तियां भी देखते ही बनती हैं। रंगों के कुछ बिंदु हरियाली के पट पर जहां तहां छिटके हैं। चारों तरफ हरियाली है, बीच बीच में बर्फ है और वहां पर घोड़ों के ऊपर बैठे हुए रंगीन पोशाक पहने हुए पर्यटक, देखने लायक दृश्य होता है। सहसा प्रकाश से नन्ही नन्ही पारदर्शक बूंदें पड़ने लगती हैं। अचानक क्या होता है, बादल पास में आ जाते हैं और उनसे छोटी छोटी बूंदें गिरने लगती हैं। रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है और अपने को समेटने लगता है। ऐसा लगता है कि सारे फूल उन बूंदों को पाकर के ठंड के कारण अपने आप में सिमटने लगे हैं। हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है। अभी जहाँ पर हरियाली थी वहाँ पर क्या हो जाता है, कोहरा छा जाता है। कोहरा कैसा, बादल की छोटी छोटी बूंदों का या बादल के छोटे छोटे अंधेरे का कोहरा वहाँ पर छा जाता है। मैदान सुरमई आभा ओढ़ लेता है। कहीं पर तो हल्की हल्की धूप दिखाई देती है, कहीं पर हरियाली नजर आती है और कहीं पर बर्फ की फुहार दिखाई देती है। अब चारों तरफ धुंध ही धुंध है और बेबस होकर फैली पगडंडियों की पतली पतली नरम बाहें। अभी क्या है, बादल आ गए हैं नीचे और वो बादल क्या है, उसका एक कोहरा टाइप बन गया है। हल्का हल्का धुआं चारों तरफ फैल गया है। जब तक बादल बरसेगा बाहें फैली रहेंगी, ऐसे ही कोमल, विस्तृत और निढाल। लेकिन जब तक बादल बरसेगा, जब तक बारिश की बूंदें होती रहेंगी, जब तक बर्फ गिरती रहेगी, तब तक ऐसा ही लगेगा कि क्या है, मैदान अपनी बाहें फैलाकर उन बूंदों का, उस बर्फ की बूंदों का स्वागत कर रहा है। सूरज चमकेगा तो फूल में से नया सपना जन्मेगा। जैसे ही सूर्य निकलेगा उसकी जो किरणें हैं फूलों के ऊपर पड़ेगी, बर्फ के ऊपर पड़ेगी, तो ऐसा लगेगा कि फूल का दूसरा जन्म हो गया है। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे दीप इधर उधर भटकते फिरेंगे। अभी क्या होगा, सूरज निकल आया है तो बादल आपस में अलग अलग हो जाएंगे और कुछ सफेद रंग के, कुछ काले रंग के, कुछ भूरे रंग के बादल के टुकड़े इधर उधर मंडराते हुए दिखाई देंगे। कहाँ, आकाश में। भेड़ों और बकरियों के देवड़ पगडंडियों पर टंग जाएंगे। जो भेड़े हैं, जो बकरियां हैं, जो घोड़े वाले हैं, वो अपने जानवरों को लेकर के घास खिलाने के लिए, उनको चराने के लिए पगडंडियों का सहारा लेकर निकल पड़ेंगे। दिन तब रात की प्रतीक्षा करता सा प्रतीत होगा और ऐसा लग रहा है दिन मानो रात की प्रतीक्षा कर रहा है कि कब रात्रि होगी और कब यह समय बदल जाएगा।
रात आएगी तो सब कुछ खामोश हो जाएगा। जो पगडंडियों पर चलते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, घूमते हुए बादल नजर आ रहे हैं, रंग बिरंगे फूल खिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, रात्रि आने पर वह सब कुछ समाप्त हो जाएगा और एकदम खामोश हो जाएगा। मैदान की वह खामोशी भी जो दिन के समय इतनी वाचाल हो जाती है, और मैदान की वह खामोशी, मैदान की वह वाचलता, वह चंचलता जो अभी हमें इतना अपनी ओर आकर्षित कर रही है, रात्रि होने पर वह भी एकदम चुपचाप शांत हो जाएगी। गुलमर्ग की वह रात मुझे कभी नहीं भूलेगी। मैं पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी उस गुजरात गुलमर्ग की उस रात को नहीं भूल सकता। मैं होटल की खिड़की में खड़ा था। दूर, बहुत दूर सामने से एक बरसती घटा मेरी तरफ बढ़ती आ रही थी। बादल की एक टुकड़ी बारिश होते हुए ऐसा लग रहा था मानो मेरी ओर बढ़ रही है। मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वह मुझ तक पहुंचे और मुझे अपने में लपेट ले। तो लेखक क्या प्रतीक्षा कर रहा था, किस बात का इंतजार कर रहा था कि शायद वह बदली मेरे पास भी आएगी, बादल का वह टुकड़ा मेरे पास भी, मेरे सामने आकर भी बरसेगा। बरसती घटा में घिर जाने से बड़ा सुख मैंने बहुत कम जाना है। मैं कभी बरसती घटा में नहीं नहाया, मैंने कभी भी बरसती घटा में खड़े होकर के नहीं देखा। घटा ऊपर से घिर आए और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए, यह इससे अलग स्थिति है। मतलब सपोज करिए कि मानो अचानक घटा आ गई और जो नीचे व्यक्ति है उसको उसने अपने आगोश में ले लिया या पूरा उसको ढक लिया, तो कैसा हो जाएगा, व्यक्ति का व्यक्तित्व तो बहुत छोटा हो जाएगा, वह चारों तरफ से बादलों से घिर जाएगा। इस बार आती हुई घटा का हर संकेत मेरे सामने था और मैं उसके बराबर का होकर अपनी खिड़की में खड़ा होकर उसे बुला रहा था। अभी क्या था, आमने सामने का मुकाबला था। मेरे सामने मेरी जो खिड़की थी वह ऊंचाई पर थी और बादल भी अपनी ऊंचाई पर था, तो हम लोग ऐसा लग रहा था दोनों आमने सामने ही हैं और ऐसा लग रहा था कि आज आमने सामने का मुकाबला होने वाला है। किसका, लेखक का और बरसते हुए बादल का। हवा तेज थी मगर घटा तेजी से नहीं बढ़ रही थी। हालांकि तूफान बहुत उठा हुआ था, उस रात बहुत तूफान आ रहा था। बार बार जोर की गरज होती थी जिससे धरती और आकाश की सिराएं कांप जाती थी। इतनी तेज आवाज होती थी बादलों के बीच से, ऐसा लगता था धरती और आकाश दोनों ही कांप जा रहे हैं। बार बार सामने के चित्रपट पर बिजली कौंधती थी। जब बहुत तेज बारिश होती है बेटा, कई बार क्या होता है, बिजली चमकती है, तो ऐसा लग रहा था काली घटा के बीच में बार बार बिजली चमक रही है और प्रकाश का वह भयानक विस्फोट हर चीज को नंगा कर जाता था। जो चीज छुपी हुई है, जो अंधेरे के कारण दिखाई नहीं दे रही है, जैसे ही बादल के बीच से रोशनी, बिजली की रोशनी आती थी तो ऐसा लगता था पूरा वातावरण नंगा हो गया। नंगा हो गया मीन्स सही तरीके से दिखाई देने लगता था। मैं खुश था कि थोड़ी देर में ये बूंदे मेरे ऊपर बरसेंगी, बिजलियों का यह कहर मेरे ऊपर टूटेगा। मैं बाहें फैलाकर सामने से उसे अपने ऊपर लेने के लिए तैयार था और मैं बहुत खुश था कि शायद आज तो बादल मेरे ऊपर बरसेगा, बिजली शायद आज मेरे ऊपर गिर जाए और मैं उससे मुकाबला करने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। मगर अचानक हवा रुक गई। बढ़ता हुआ तूफान जहां का तहां ठिठक गया। ठिठक जाना मतलब रुक जाना, और दूर ही तट पर कटे पक्षी की तरफ दम तोड़ने लगा और ऐसा लगा वह मौसम, वह बादल के दूर, मुझसे बहुत दूर, जैसे कोई पक्षी के पंख टूट गए हों और वह बेबस और लाचार हो जाता है, ठीक इसी प्रकार से वह बादल का टुकड़ा भी हो गया। बिजली की सांस रुकने लगी। ऐसा लगा कि बिजली की सांस भी रुकने लगी है और मेरी भी। क्यों? क्योंकि मैं तो तैयार था ना मुकाबले के लिए। मैं तो आज बहुत खुश था कि बादल का टुकड़ा मेरे पास आएगा, बिजली शायद मेरे ऊपर गिरेगी और मैं उसको अपनी बाहों में भर लूंगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बादल भी रुक गया, तूफान भी रुक गया और मेरा सांस भी बिजली के सांस के साथ ही रुका हुआ सा महसूस होने लगा। और मुझे भी बहुत ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा। मुझे क्या हुआ कि मैं आसमान में उड़ रहा था उस बादल के टुकड़े के साथ, लेकिन जैसे ही बिजली चमकना बंद हो गई, तूफान कम हो गया, तो ऐसा लगा कि मैं भी अचानक जमीन पर आ गया हूँ। तूफान का जोम उतर गया और उसके साथ मेरा भी। जैसे ही तूफान शांत हुआ, मेरा भी अंदर का जो तूफान था बादलों को छूने का, वह भी शांत हो गया। मैं उसके बराबर का कभी नहीं हो सका। मैं बादलों की बराबरी कभी भी नहीं कर सका। वे ऐसे क्षण थे जो जीवन में एक दो बार ही आते हैं। ऐसा दृश्य बेटा जीवन में एक दो बार ही देखने को मिलता है। गुलमर्ग में रहते हुए ऐसे क्षण हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य ही आते होंगे। जो व्यक्ति गुलमर्ग में घूमने जाते हैं या वहाँ पर हमेशा के लिए रहते हैं, उन लोगों के जीवन में तो ऐसा दृश्य हमेशा जीवन में एक ना एक बार तो आता ही है।
तभी तो मुद्दत तक वहां रह चुकने पर भी कोई आकर्षण व्यक्ति को फिर खींचकर वहां ले जाता है। तभी तो इतने समय गुजारने के बाद भी हमारा मन फिर भी कैसा करता है, एक बार फिर से हम गुलमर्ग में घूम करके आए। वरना क्या है, क्या एक खुला सपाट मैदान जहाँ ज्यादा गोल्फ खेली जा सकती है, व्यक्ति क्यों बार बार वहां जाना चाहता है? क्या गोल्फ खेलने के लिए? नहीं, उस गुलमर्ग की सुंदरता को देखने के लिए। वो हमारा मन जो उसकी सुंदरता में रम गया है, हमेशा ही हमारी आंखें उसे देखने के लिए बेकरार रहती हैं, लोलुप्त रहती हैं कि कहीं से भी किसी प्रकार से भी हम उस गुलमर्ग के दृश्य को दोबारा अपने जीवन में देख सकें। तो बच्चों, ये था आज का हमारा अध्याय गुलमर्ग की खिड़की से एक रात। इस अध्याय में हमने गुलमर्ग की सुंदरता के बारे में पढ़ा, वहाँ के वातावरण के बारे में पढ़ा, लेखक की क्या मनोस्थिति हो गई थी गुलमर्ग में जाने के बाद, वो हमने इसमें पढ़ा। और अभी इसमें क्या है, सारे वही प्रश्न दिए गए हैं जो हमने अभी इस अध्याय में पढ़े हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, गुलमर्ग का भौगोलिक वातावरण कैसा है? कैसा है? सपाट वातावरण है, हरा मैदान है, बड़े बड़े देवदार के वृक्ष हैं और घने जंगल हैं। लेखक ने गुलमर्ग के साथ व्यक्ति की आत्मीयता बढ़ने का क्या कारण बताया? जिस प्रकार व्यक्ति धीरे धीरे किसी व्यक्ति के साथ रहकर उसके मोह में फंसने लगता है, उसको पसंद करने लगता है, ठीक उसी प्रकार से गुलमर्ग में भी यदि व्यक्ति कुछ दिन रह जाए तो उसके साथ उसकी एक आत्मीयता हो जाती है। तो खिड़की के पास खड़ा लेखक बरसाती घटा को देखकर किस बात की प्रतीक्षा करने लगा? खिड़की के पास खड़ा लेखक यह सोच करके खुश हो रहा था कि शायद आज बादल मेरी बराबरी में आकर मेरे पास बरसेगा और मैं उसको अपनी बाहों में भर लूंगा। तूफान के एकाएक रुक जाने पर लेखक को कैसा अनुभव हुआ? जब तूफान रुक गया तो लेखक को ऐसा लगा मानो किसी पक्षी के पर काट दिए गए हों और वह एक जगह पर रुक गया है। ठीक उसी प्रकार से लेखक की मनोस्थिति भी तूफान के रुक जाने पर हो गई थी। लेखक ने गुलमर्ग की पगडंडियों के लिए क्या उपमा दी है? लेखक ने गुलमर्ग की पगडंडियों के लिए बताया है कि बर्फ से ढकी पगडंडियां भेड़ और गाय घोड़ों को चराने जाते हुए लोग कितने सुंदर प्रतीत हो रहे थे। अभी है बेटा आपको कि दो दो वाक्यों में इसका उत्तर लिखना है। सेम वही प्रश्न है जो अभी हमने अध्याय में पढ़े हैं। यदि आप अध्याय को ध्यान से पढ़ेंगे, सारे प्रश्नों के उत्तर आपको आपके इस अध्याय के अंदर मिल जाएंगे। तो आज का हमारा ये लेक्चर अब यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ रहे।